Hey everyone, welcome back to another video. Today we will discuss further about the economic theories. देखो इकोनॉमिक थ्योरीज़ के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी है और उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो इकोनॉमिक थ्योरीज़ होती हैं ये कैसे आपको हेल्प करती है, आपको मतलब कंट्रीज़ को हेल्प करती है टू डिसाइड व्हाट टू इम्पोर्ट, व्हाट टू एक्सपोर्ट, है ना, किस क्वांटिटी में हमको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, कब करना है, किस कंट्री के साथ करना है। ठीक है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो है काफ़ी डिसीजंस लेने में जो है इकोनॉमिक थ्योरीज गाइड करती हैं टू अ लॉट ऑफ कंट्रीज़। तो मेन इनका एम यही होता है कि बताएं कि हमको क्या एक्सपोर्ट करना चाहिए, क्या इंपोर्ट करना चाहिए और किस वक्त पे करना चाहिए। तो हमने दो थ्योरीज ऑलरेडी पढ़ ली है। हमने मर्जेंटलिज्म पढ़ी है, बहुत पुरानी थ्योरी है जो क्लासिक थ्योरी। दूसरी हमने पढ़ी एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज, है ना, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी पढ़ी हमने। थर्ड थ्योरी आज हम पढ़ेंगे वो है कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी। आज हम पढ़ने वाले हैं कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी। सो लेट्स स्टार्ट। ये पढ़ना है और हमको दो थ्योरीज और पढ़ना है, एक होने वाली फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी और एक होने वाली है नेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी, और लास्ट हम जो पढ़ेंगे वो है कॉम्पिटिटिव थ्योरी। तो हम सारी थ्योरीज जो है पढ़ना चालू करते हैं। सबसे पहले वी विल डील विद कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी। तो जो कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी है इसको आपको मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगी। सबसे पहले इतना याद रखो रीड करके कि दिस थ्योरी वाज फ्लरिश्ड इन 1817 एंड वॉज propounded बाय डेविड रिकार्डो। कब हुई थी ये फ्लरिश, मतलब कब आई थी ये? 1817 में आई थी। डेविड रिकार्डो जो है ये पर्सन जो है इस थ्योरी को लेके आया था, इसको प्रपोज किया था। कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी अकर्स व्हेन अ कंट्री कैन नॉट प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट मोर एफिशिएंटली देन अदर कंट्री बट कैन प्रोड्यूस दैट प्रोडक्ट बेटर एंड मोर एफिशिएंटली देन इट डज अदर गुड्स। ओके, तो इसका मतलब क्या है मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करती हूँ। इतना आप अभी समझ लो कि जो हमारी कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी है इसका 2 पॉइंट याद रखना है। इसको कौन लेके आया था? डेविड रिकार्डो। कब आई थी? ये आई थी 1817 में। ये 2 पॉइंट याद रखना है क्योंकि इकोनॉमिक थ्योरीज जो हैं उनके बारे में ये याद रखना है आपको कि उनकी डेट क्या है जब वो आई थी और कौन पर्सन उनको लेके आया था। सो यू हैव टू रिमेंबर डेविड रिकार्डो 1817। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब मैं आपको समझाती हूँ कि कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी बोलना क्या चाह रही है। देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। यार मेरा ये पेज क्यों फट गया है यहाँ से, दैट इज़ सो बैड। वी विल मूव टू दिस पेज। ओके, सो यहाँ पे हमारी कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। कैट, शॉर्ट में मैंने लिख दिया इसको कैट। अब देखो यहाँ पे मैं 2 कंट्री लेती हूँ। ये है कंट्री, इसका नाम है इंडोनेशिया। मैं इसलिए ले रही हूँ बिकॉज यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दिया उसमें भी मैंने इंडोनेशिया और मलेशिया ही लिया। ठीक है, तो दूसरी हमारी कंट्री है जिसका नाम है मलेशिया। ठीक है, तो 2 कंट्रीज़ हैं हमारी, एक इंडोनेशिया एक मलेशिया। अब जो हमारी इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया 2 तरीके के प्रोडक्ट्स जो है वो बहुत अच्छे से बनाती है। एक है रबर प्रोडक्ट्स और दूसरे हैं इलेक्ट्रिकल। ठीक है, इलेक्ट्रिकल मतलब जितने भी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हो गए वो सब, और रबर प्रोडक्ट्स भी। तो ये दोनों जो है बहुत अच्छे से एफिशिएंटली प्रोड्यूस करती है। कैसे प्रोड्यूस करती है ये? एफिशिएंटली। ओके, एफिशिएंटली प्रोड्यूस करती है ये दोनों प्रोडक्ट्स को। किससे एफिशिएंटली प्रोड्यूस करती है? ये मलेशिया से। दोनों प्रोडक्ट्स मलेशिया से बेटर प्रोड्यूस करती है। मलेशिया भी ये 2 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करता है, ऑब्वियसली रबर भी इलेक्ट्रिकल भी। हमारा जो इंडोनेशिया है, अगर आप यहाँ पे पढ़ो तो इंडोनेशिया जो है 5 टाइम्स, यहाँ पे द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज इज ट्वाइस एज मच दैट ऑफ मलेशिया एंड रबर प्रोडक्ट्स इट्स 5 टाइम्स। ये जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है ये इससे ट्वाइस बेटर प्रोड्यूस करती है, मतलब 2 गुना अच्छा प्रोड्यूस करती है मलेशिया से। और रबर प्रोडक्ट्स जो है वो 5 गुना अच्छा प्रोड्यूस करती है किससे? मलेशिया से। कौन? इंडोनेशिया। ठीक है, मतलब अगर हम बात करें कि वो जो हमारी इंडोनेशिया है वो अच्छा कर रही है, अच्छा एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर रही है, तो कितना अच्छा कर रही है? इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स 2 गुना अच्छा प्रोड्यूस करती है और जो हमारे रबर प्रोडक्ट्स हैं वो 5 टाइम्स बहुत अच्छा प्रोड्यूस कर रही है इंडोनेशिया। ठीक है, तो हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो अच्छे हैं, दोनों अच्छे से प्रोड्यूस हो रहे हैं। इस केस में ज़्यादा अगर आप देखो तो 5
5 टाइम्स ज़्यादा है कि 2 टाइम्स ज़्यादा है? ऑब्वियसली 5 टाइम्स ज़्यादा है ना। तो हमारा जो 5 टाइम्स ज़्यादा मतलब रबड़, तो रबड़ प्रोडक्ट्स की तो हमको कभी कमी नहीं होने वाली। रबड़ प्रोडक्ट्स जो हैं वो हम ईजिली इंडोनेशिया में रह के यूज़ कर सकते हैं। इंडोनेशिया के पास रबड़ प्रोडक्ट्स इनफ हैं। पर अगर हम इलेक्ट्रिकल देखें तो क्योंकि ये सिर्फ 2 गुना प्रोड्यूस करती है अच्छा मलेशिया से, ओके, तो फिर 5 गुना से 2 गुना क्योंकि कम रहता है ना, 5 टाइम्स से 2 टाइम्स इज एक्चुअली लेस। सो व्हाट आर वी गोना डू इज, हम लोग बीइंग इंडोनेशिया ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंपोर्ट करा सकते हैं किससे? मलेशिया से। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ 2 टाइम्स बेटर प्रोड्यूस करते हैं। हम कर बेटर ही रहे हैं, अभी भी हम बेटर ही प्रोड्यूस कर रहे हैं ना मलेशिया से, पर जस्ट बिकॉज रिलेटिवली हम इसको कम अच्छा प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए हम मलेशिया से क्या इंपोर्ट कराएंगे? इंडोनेशिया इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स। ओके, यही मेरा यहाँ पे एग्जाम्पल बात करता है और इसी से आपको ये थ्योरी समझ आएगी। एक बार यहाँ पे रीड करो, व्हाट डज इट सेज? इट सेज इंडोनेशिया कैन प्रोड्यूस बोथ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज रबर प्रोडक्ट्स मोर एफिशिएंटली देन मलेशिया, है ना। मलेशिया से दोनों वो अच्छा प्रोड्यूस कर सकता है। प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज इज ट्वाइस एज मच एज दैट ऑफ मलेशिया। मैंने यहाँ पे लिख दिया ट्वाइस एज मच एज दैट ऑफ मलेशिया। प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज इज ट्वाइस, रबर प्रोडक्ट्स इट्स 5 टाइम्स। मैंने यहाँ पे रबर प्रोडक्ट्स डाल दिया, 5 टाइम्स बेटर प्रोड्यूस करता है ये। Here Indonesia has absolute productive advantage in both the goods। दोनों ये अच्छा प्रोड्यूस कर रहे हैं मलेशिया से, ये तो हमने देख लिया। बट रिलेटिव एडवांटेज इन केस ऑफ रबर प्रोडक्ट्स, रिलेटिव कैसे है? बिकॉज ये रबर को 5 टाइम्स बेटर प्रोड्यूस करता है, इसको सिर्फ 2 टाइम्स बेटर प्रोड्यूस कर रहा है। ओके, तो it will be beneficial if Indonesia exported rubber products to Malaysia and imported electrical appliances even if Indonesia could efficiently produce electrical appliances। तो यहाँ पे इंडोनेशिया को क्या करना चाहिए? इंडोनेशिया को रबर, क्योंकि वो बहुत अच्छा प्रोड्यूस कर रहा है रबड़ को इसको जो है यहाँ एक्सपोर्ट करवाने चाहिए मलेशिया में। और क्या इंपोर्ट करना चाहिए? इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इंपोर्ट करने चाहिए इंडोनेशिया को, बिकॉज हमारा जो है इसको इस केस में रिलेटिव एडवांटेज मिलेगा। यहाँ पे ये यही बोल रहा है। तो क्या उसको एक्सपोर्ट कराना चाहिए, क्या इंपोर्ट कराना चाहिए? क्लियर हो गया आपको? क्योंकि इकोनॉमिक थ्योरीज हमको यही बताती है व्हाट यू शुड इम्पोर्ट, व्हाट यू शुड एक्सपोर्ट। तो यहाँ पे वो यही बोल रहा है कि इट विल बी बेनिफिशियल फॉर इंडोनेशिया एक्सपोर्टेड रबर प्रोडक्ट्स टू मलेशिया एंड इम्पोर्टेड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज इवन इफ इंडोनेशिया could efficiently produce the electrical appliances too। Therefore, according to this theory, even though a country may efficiently produce goods, it may still import them from another country if a relative advantage lies therein। इस केस में क्या है कि भले कोई कंट्री बहुत अच्छे से प्रोड्यूस कर पा रही है एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ गुड्स को, फिर भी अगर उसका रिलेटिव एडवांटेज है इस गुड्स के केस में, तो वो उनको इंपोर्ट करा सकती है। ओके, तो यही जो है ये थ्योरी बात करती है कंपैरेटिव एडवांटेज। हम कंपेयर कर रहे हैं कि ज़्यादा एडवांटेज किस में है। जिसमें ज़्यादा एडवांटेज रहेगा उसको हम करेंगे एक्सपोर्ट, जिसमें कम एडवांटेज रहेगा उसको हम करेंगे इंपोर्ट। ओके, वेरी क्लियर। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी। फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी क्या बोलती है? पहले यहाँ पे समझ लो कि व्हाट डज यहाँ पे फैक्टर मीन्स। यहाँ पे जो ये वर्ड है फैक्टर, ये जो वर्ड है फैक्टर, इसका मतलब है प्रोडक्शन फैक्टर्स, है ना। व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट हियर? दिस इज प्रोडक्शन फैक्टर्स। तो प्रोडक्शन फैक्टर्स क्या होता है? प्रोडक्शन फैक्टर्स होते हैं मशीन्स, लेबर, रॉ मटेरियल, है ना, ये सब हमारे प्रोडक्शन फैक्टर्स होते हैं। तो ये इन फैक्टर्स की हम बात कर रहे हैं इस थ्योरी में। एंड सबसे पहले ये याद रखो कि इस थ्योरी दी किसने थी? ये थ्योरी दी है हेक्सर और ओहलिन ने। हेक्सर-ओहलिन थ्योरी भी बोलते हैं इसको। थ्योरी प्रपोज्ड बाय हेक्सर-ओहलिन dealt with the concept of comparative advantage that a country can gain by producing products that make use of factors that are present in abundance in the country. Main basis of this theory is on country's production factors like land, labor, capital, etc. यहाँ पे ये थ्योरी क्या बोलती है कि अगर फॉर एग्जाम्पल इंडिया जो कंट्री है, अब इंडिया में क्या चीज़ें हैं जो आपको ज़्यादा मिलती हैं? क्या इंडिया में ऑयल मिलता है? नहीं। ऑयल कहाँ मिलता है? ऑयल मिडल ईस्ट में मिलता है। ज़्यादा ऑयल कहाँ मिलता है? इंडिया में ऑयल मिलता भी होगा तो थोड़े क्वांटिटी में मिलता है ना। सबसे ज़्यादा ऑयल कहाँ मिलता है? मिडल ईस्ट, दुबई और मिडल ईस्ट की कंट्रीज में मिलता है। ओके, इंडिया में आपको मिलेगा कोल, इंडिया में आपको मिलेगी लेबर, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत अच्छी है ना। इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो मतलब ज़्यादा लोग काम कर सकते हैं।
कोल अच्छा है इंडिया में लेबर अच्छा है। क्या इंडिया में लैंड बहुत है? नहीं, लैंड की कमी क्यों है? क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो लैंड आपको उतना अवेलेबल नहीं मिलता। कहाँ पे लैंड ज़्यादा हो सकता है? कनाडा में, क्योंकि कनाडा बहुत बड़ी कंट्री है, रशिया बहुत बड़ी कंट्री है। तो आप अगर देखो तो साइज़ के हिसाब से कनाडा और रशिया में ज़्यादा लैंड मिलेगा। तो इंडिया में अगर हम देखें तो हमारे एडवांटेज वाले फैक्टर्स क्या हैं? कोल है और लेबर है, ठीक है। तो जब इंडिया इन दो फैक्टर्स को यूज़ करके कोई भी सामान प्रोड्यूस करती है तो इस जो भी सामान वो प्रोड्यूस करेगी तो इस सामान में उसके पास एडवांटेज रहेगा इन कंपैरिजन टू अनदर कंट्री। क्यों? क्योंकि ऐसे फैक्टर्स इंडिया में ज़्यादा पाए जाते हैं। ये फैक्टर्स लेबर रिलेटेड वर्क हो गया या कोल रिलेटेड वर्क हो गया, वो अगर इंडिया में ज़्यादा होगा उससे क्या होगा? इंडिया का प्रोडक्शन बढ़ेगा। इंडिया का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एक्सपोर्ट इंडिया ज़्यादा कर पाएगी उन प्रोडक्ट्स को। तो ये वाली थ्योरी बोलती है कि किसी भी कंट्री को उसके जितने भी फैक्टर्स हैं, प्रोडक्शन फैक्टर्स हैं, जो उसके पास सप्लाई अच्छा है, जिनका सप्लाई उसके पास अच्छा है। जैसे इंडिया के पास सप्लाई किस चीज़ का अच्छा है? लेबर का अच्छा है, ठीक है। कोल भी इंडिया में काफ़ी मिलता है। तो इस चीज़ का जब सप्लाई अच्छा है इंडिया के पास, और इंडिया क्या है? एक अच्छी खासी कंट्री जहाँ पे एग्रीकल्चर भी बहुत अच्छा हो सकता है। तो इंडिया का जो एडवांटेज है वो किस चीज़ में है? इन चीज़ों में है। तो जब कोई कंट्री अपने फैक्टर्स का एडवांटेज लेके प्रोडक्शन करती है, प्रोडक्शन करती है, तो उस कंट्री का एक्सपोर्ट उसमें ज़्यादा बढ़ सकता है। उस चीज़ में उसको वो एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहिए अपने प्रोडक्शन फैक्टर्स की हेल्प लेके। और ऐसे रॉ मटेरियल्स, ऐसी चीज़ें जो उसके पास नहीं पाई जाती, ऐसी चीज़ें जो इंडिया के पास नहीं पाई जाती उतनी, वो इंडिया को क्या करनी चाहिए? वो इंडिया को इम्पोर्ट करनी चाहिए। समझ रहे हो आप? यही जो है बाकी कंट्रीज़ में भी अप्लाई होगा एंड दैट्स व्हाट दिस थ्योरी हैज़ टू से। सिंपल सी बात है, जो चीज़ें आपके पास है उनसे अपना प्रोडक्शन बढ़ाओ, उस प्रोडक्शन को एक्सपोर्ट करो। जो चीज़ें आपके पास नहीं है, जो रॉ मटेरियल्स आपके पास नहीं है, उनको इम्पोर्ट करो और जो है उनका प्रोडक्शन एक्सपोर्ट करो। ओके, यही चीज़ जो है फैक्टर एंड डोमेन थ्योरी बताती है। कंट्रीज शुड produce and export goods for which resources are available in great quantity and should import goods whose raw materials are in shorter supply in their own country। ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया यही है written here, उसके अलावा और कुछ नहीं है। थ्योरी बहुत सिंपल है, फैक्टर एंड डोमेन थ्योरी यही बताती है। क्योंकि मैंने आपको बता दिया फैक्टर क्या है, तो ये सिंपली बोलता है कि जो फैक्टर है इसको यूज़ करो, यूज़ योर फैक्टर्स नाइसली एंड मेक श्योर आप उन फैक्टर्स से अपनी प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो जिसको आप एक्सपोर्ट कर सको, और जो आपके पास नहीं है उसको इम्पोर्ट करो। एज सिंपल एज दैट। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू अनदर थ्योरी दैट्स कॉल्ड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। जो हमारी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी है, पहले देख लो ये कौन लेके आया था। हाँ, ये जो हमारी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी है ये लेके आया था एक हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से, जो हैं प्रोफेसर जिनका नाम था रेमंड वर्नन। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर थे ये रेमंड वर्नन। 1960s में आई हैं ये थ्योरी, मतलब काफ़ी रिसेंट ही समझ लो। ओके, तो 1960s की ये थ्योरी है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। ये बस इतना बताती है कि किसी भी प्रोडक्ट की 3 लाइफ साइकिल होती है। ये क्या बताती है कि किसी भी प्रोडक्ट की 3 लाइफ साइकिल होती है। ये जो है ये मार्केटिंग फील्ड में ओरिजिनेट हुई है ये थ्योरी, और ये बताती है कि किसी भी प्रोडक्ट की 3 लाइफ साइकिल होती है। पहली रहती है हमारा न्यू स्टेट, फिर है मैच्योरिंग एंड लास्ट क्या है? लास्ट है स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट स्टेज। ओके, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट, बस यही बताती है ये थ्योरी। कुछ बहुत डीप में नहीं डिस्कस हुआ इसमें। ये क्या बताती है कि किसी भी प्रोडक्ट की जो है 3 टाइप से डेवलपमेंट होती है, 3 तरीके से उसकी साइकिल आगे बढ़ती है। सबसे पहले न्यू प्रोडक्ट, जहाँ पे भी प्रोडक्ट इन्वेंट होता है वहीं पे सबसे ज़्यादा उसकी प्रोडक्शन होती है। जहाँ भी वो प्रोडक्ट इन्वेंट होगा उसकी प्रोडक्शन सबसे पहले वहीं पे होगी। इट्स वेरी सिंपल सा लॉजिक। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि this theory presumes that production of a new product will completely arise in the country where it was invented, explaining the manufacturing success of US। अगर कोई प्रोडक्ट US में इन्वेंट हुआ है
तो फिर सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग और फैक्ट्रीज़ में बनेगा कहाँ, वो यूएस में ही बनेगा। तो यही चीज़ वो उसने बताया। नेक्स्ट है हमारा मैच्योरिंग स्टेज और लास्ट है हमारा स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट स्टेज। एंड दिस थ्योरी ऑल्सो एक्सप्लेन्ड हाउ पर्सनल कंप्यूटर्स वर ए न्यू प्रोडक्ट स्टेज इन 1970s, एंटर्ड मैच्योरिंग स्टेज इन 80s एंड 90s। ओके, बहुत सिंपल सी बात है, जब हम कंप्यूटर्स आए थे स्टार्टिंग में तो 1970s में जो थे वो न्यू प्रोडक्ट स्टेज में थे, फिर उसके बाद 80s और 90s में वो मैच्योरिंग स्टेज पे आ गए। तो ये थ्योरी कुछ बहुत बताती नहीं है आपको, बस प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल के बारे में ही बताती है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, बहुत शॉर्ट सी थ्योरी है, मैंने भी इसके बारे में ज़्यादा कुछ लिखा नहीं अपने नोट्स में। नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड वी हैव लास्ट थ्योरी, दैट इज़ नेशनल कॉम्पिटिटिव थ्योरी। थ्योरी जो थी ये आई थी 1990s में, बहुत रीसेंट थ्योरी मर्ज हुई है ये अभी अभी में। एंड कॉम्पिटिटिव थ्योरी मतलब कि ये बता रही है कि एक नेशन कितना compete कर सकता है, एक नेशन कितना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो सकता है। तो दिस थ्योरी emerged in 1990s with aim of explaining the concept of national competitive advantage. National competitive advantage explain करती है ये theory, and this theory proposes that nation's competitiveness majorly depends upon the capability and capacity of the industry to come up with innovations and upgrades. क्या बोलती है कि कोई भी नेशन, फॉर एग्जाम्पल इंडिया, कोई भी कंट्री, कोई भी नेशन का जो कॉम्पिटिटिवनेस है कि वो कितना compete कर सकती है किसी भी चीज़ के साथ, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है इनोवेशंस एंड अपग्रेड्स जो कि उसकी इंडस्ट्रीज़ ला सकती हैं या केपेबल हैं या कैपेसिटी है इंडस्ट्रीज़ या फिर उसके फैक्ट्रीज़ की कैपेबिलिटी पे। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी AI बहुत चल रहा है, तो इंडिया AI में कितना compete कर पाएगी वो डिपेंड करेगा कि इंडिया में AI की कितनी फैक्ट्रीज़, कितनी इंडस्ट्रीज़ हैं, कितने हमारे कॉरपोरेशंस हैं जो AI को प्रोड्यूस करते हैं, AI से डील करते हैं, AI को यूज़ करते हैं। AI में क्या डेवलपमेंट्स आ रही हैं, वो इंडिया में कितनी अच्छे तरीके से आएंगी वो डिपेंड करेगा AI इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया से। ओके, तो इसके बारे में ही बात हुई है कि जो भी किसी भी कंट्री की कॉम्पिटिटिवनेस अगर हमको डिटरमाइन करनी हो तो उसकी इंडस्ट्रीज़, उस चीज़ से रिलेटेड उसकी इंडस्ट्रीज़ क्या हैं, उसके कॉरपोरेशंस क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशंस क्या हैं, और वो किस तरीके की अपग्रेड्स और किस तरीके का जो है इनोवेशंस ला सकती हैं AI में। अभी AI बहुत चल रहा है तो इससे मैंने AI का एग्जांपल लिया है कि आप किस तरीके का अपग्रेड ला सकते हो AI में, किस तरीके की डेवलपमेंट्स ला सकते हो AI में। ओके, AI बन तो गया है बट अल्टीमेटली एनीथिंग दैट हैज़ बीन क्रिएटेड इट नीड्स इम्प्रूवमेंट एंड इट विल कीप ऑन इम्प्रूविंग। तो आपका कॉम्पिटिटिवनेस उतना ही अच्छा रहेगा जितना आप इम्प्रूव करते जाओगे, अपग्रेड करते जाओगे उस चीज़ में। तो दैट्स व्हाट नेशनल कॉम्पिटिटिव थ्योरी बताती है। Moving forward, this attempted to explain the reason behind excessive competitiveness of some nations as compared to others, and the main determinants proposed were local market resources and capabilities. इस थ्योरी ने ये भी बताया है कि मेन किस चीज़ पे डिपेंड करती है आपकी कॉम्पिटिटिवनेस। पहली चीज़ है लोकल मार्केट रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज़। लोकल मार्केट रिसोर्सेज मतलब यहाँ पे किसकी बात हो रही है कि आपका लोकली AI कितना जो है लोकली आ गया, या कोई भी चीज़ कितनी लोकली, कितनी नॉर्मली यूजुअली यूज़ की जा रही है, लोकल लोगों के पास क्या ऐसी रिसोर्सेज हैं। AI यूज़ करने के लिए आपको क्या रिसोर्स चाहिए होती है, आपको एक फ़ोन चाहिए होता है, क्या आपके पास फ़ोन है, लैपटॉप है, क्या लोकली लोगों के पास, नॉर्मली लोगों के पास ये सारी चीज़ें हैं कि वो compete कर पाएँ, क्या फिर वो फिर उस चीज़ में अपग्रेड्स और इनोवेशंस लेके आ पाएँ। दूसरा है लोकल मार्केट डिमांड कंडीशंस। डिमांड क्या है आजकल, फ़ोन्स की क्या डिमांड है, लैपटॉप्स की क्या डिमांड है, AI की क्या डिमांड है। देन लोकल सप्लायर्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्रीज़। लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन्स, AI के सप्लायर्स कौन हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्रीज़ मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो इनडायरेक्टली इन सप्लायर्स को हेल्प करती हो, जैसे कि लैपटॉप के रिलेटेड इंडस्ट्रीज़, मोबाइल फ़ोन्स के रिलेटेड इंडस्ट्रीज़, AI के रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ आर द कॉम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्रीज़। लास्टली वी हैव लोकल फर्म करेक्टरिस्टिक्स। लोकल कॉरपोरेशंस, लोकल कॉरपोरेट वर्ल्ड एंड एरिया क्या है उस रिस्पेक्ट में वो भी डिटरमाइन करता है, उनके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं वो भी डिटरमाइन करता है आपका कॉम्पिटिटिवनेस। तो ये थी हमारी लास्ट इकोनॉमिक थ्योरी, नेशनल कॉम्पिटिटिव थ्योरी। नाउ आई विल
deal with the next chapter or the next topic of international trade law soon. By then, thank you for watching this video and I hope you have understood. I'll meet you in the next one.